सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधुओं, आज से 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट पटना से प्रमोशन के संबंध में जो ऑर्डर पास हुआ है, इस बीच में हमको समय नहीं मिला उस पर चर्चा करने का, और बहुत से साथी उसको बखूबी आपके बीच रख चुके थे, तो मैं नहीं समझा कि मेरा आपके सामने इस बात पर चर्चा करना कोई ज़रूरी है। लेकिन कल परसों से कुछ पेचीदा सवाल कहीं कहीं से लोग कर रहे थे, जिस पर मैं सोचा कि नहीं, इस मुद्दे को पुनः एक बार उठा देना ज़रूरी है। प्रमोशन का ऑर्डर जो हुआ है उसका चर्चा बहुत से लोग कर चुके हैं। बहुत से पहले भी प्रमोशन का ऑर्डर हो चुका है, इस बार भी बहुत से लोग कर चुके हैं। मैं भी कई बार प्रमोशन के मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूं। लेकिन कुछ सवाल जो कुछ आपके साथियों को उलझा रहा है, मैं मात्र उसी पर चर्चा कर देना चाहता हूं कि आपके नियमावली 2020 में पॉइंट 16 जो है वो 2 पार्ट में है, 1 और 2। पॉइंट 16 में 1 नंबर जो है वो आपके 8 वर्षीय प्रमोशन और प्रधानाध्यापक से संबंधित है। जो प्रधानाध्यापक का प्रमोशन 5 वर्षीय है, तो सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको 8 वर्षीय प्रमोशन जो है वो उन शिक्षकों के लिए है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन जब भी जोड़ा जाएगा आपका, या तो नियुक्ति तिथि जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई है, या आपका ट्रेनिंग डेट। ट्रेनिंग डेट का मतलब यहाँ भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आया कि ट्रेनिंग डेट का मतलब होगा जो ट्रेनिंग का आपका सेशन होगा और जिस दिन परीक्षा हुआ होगा वही उसका डेट होता है। हालांकि कुछ केस में रिजल्ट के डेट को भी देखा जाता है, लेकिन मान लीजिए कि परीक्षा आज हो गया और 4 बरस के बाद अगर आपका रिजल्ट हो रहा है, तो 4 बरस के बाद रिजल्ट का डेट नहीं दे रखा जाएगा। जैसे कुछ केस में ओडीएल वालों के साथ हुआ, वे लोग कोर्ट गए तो उनका डेट ऑफ एग्ज़ाम से उनको ट्रेंड माना गया। तो आप समझ लीजिएगा कि या तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ ट्रेनिंग, दोनों में से जो बाद की तिथि होगी उस दिन से आपको 8 वर्ष देखा जाएगा। और साथ ही वैसे शिक्षक जो स्नातक, बीए, बीएससी या बीकॉम या इसके समकक्ष डिग्री हासिल किए होंगे, वे लोग इनके इस श्रेणी में आएंगे। और 8 वर्ष के बाद उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये प्रमोशन ये हुआ कि उनका अभी जो है बेसिक ग्रेड में है। ये वैसे शिक्षकों के लिए है जो बेसिक ग्रेड में हैं। तो बेसिक ग्रेड में अभी आपको देखिएगा अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्रेड पे का अंतर पड़ेगा। जो ग्रेड पे अभी आपको 2000 मिल रहा है, वे ग्रेड पे आपको 2400 हो जाएगा। और साथ ही आप बेसिक ग्रेड से अपने कोटि से 6 to 8 स्नातक कोटि में चले जाइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद देखिए 5 वर्षीय प्रधानाध्यापक प्रमोशन जो है वो आपका 5 वर्ष अनुभव का हो गया होगा और आप स्नातक योग्यताधारी होंगे या समकक्ष योग्यताधारी होंगे, तो आपको प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, दोनों ही प्रमोशन 8 वर्षीय या 5 वर्षीय प्रमोशन में आपको जितनी भी सीटें हैं उसमें से 50% सीट ही आपको अलॉट किया जाएगा। बाकी 50% डायरेक्ट बहाली से किया जाएगा। उस 50% में भी आपको सब्जेक्ट वाइज सूची बनेगी, विषयवार सूची बनेगी, और जब आपका नंबर आएगा उस समय आपको प्रमोशन मिलेगा। जितने भी स्नातक योग्यताधारी हैं वे लोग 8 बरस या 5 बरस पूर्ण गए हैं, तो सब लोग अपने को प्रधानाध्यापक या स्नातक कोटि में प्रमोशन का ख्वाब नहीं पालें, इसलिए कि सभी लोग इसके श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। जितना सीट होगा आपका, जितना सब्जेक्ट वाइज में सीट बचेगा, आपका सीनियरिटी लिस्ट बनेगा,
आप कहाँ पहुँच रहे हैं उस अनुसार निर्णय लिया जाएगा। दूसरे तरफ 16/2 में प्रमोशन जो है वो प्रमोशन टाइम बाउंड प्रमोशन इसको बोला जाता है। पूर्व में ये 10 वर्ष पर टाइम प्रमोशन होता था, लेकिन 12 वर्ष आपके 2020 नियमावली में है। हालांकि पुनः केंद्र सरकार से ये हो गया है कि नहीं 10 वर्ष पर टाइम बाउंड प्रमोशन मिलेगा। खैर जो हो, लेकिन अभी आपके नियमावली में दिया हुआ है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब 12 वर्ष आपका हो जाएगा या हो गया होगा, उस परिस्थिति में आप अपने ही कोटि में बने रहेंगे, यानी बेसिक ग्रेड में बने रहेंगे। शिक्षक आप 1 to 5 के ही रहेंगे, लेकिन आपका ग्रेड पे 2000 से आपको भी 2400 हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है 16/1 में 8 वर्षीय और 12 वर्षीय प्रमोशन में कि आपका भी ग्रेड भी 2400 हो जाएगा। लेकिन अंतर यह है कि वे 1 to 5 से 6 to 8 में चले जाएंगे, वे प्रमोट हो जाएंगे। अंतर स्पष्ट है, क्लियर है। अब आ जाइए, इसमें कुछ महीन सवाल कुछ लोग जो किए हैं उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। कुल किन्हीं बंधुओं का सवाल था कि मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, यानी मैं नौकरी पीरियड में ग्रेजुएशन किया हूँ। तो बंधु, ये कहने की कोई बात नहीं है कि नौकरी पीरियड में कोई भी एजुकेशन बढ़ाता है जब भी तो बहुत पहले से ये नियम है कि बिना विभागीय परमिशन का आप अपनी योग्यता का विस्तार नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको योग्यता का विस्तार करना होगा तो आप विभागीय परमिशन लेकर ही करेंगे। तो फिर ये सवाल कहाँ उठता है भाई कि विभागीय परमिशन लेना पड़ेगा। तो आपने अपनी योग्यता बढ़ाया तो क्या विभागीय परमिशन नहीं लिया है? अगर नहीं लिया है तो आपने गलती किया है। इसको देख लीजिएगा, बैकडेट में भी आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर है। दूसरी चीज़, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, बहुत पहले से रूल है कि आप सर्विस कर रहे हैं, उस पीरियड में आप रेगुलर मोड से एजुकेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो रेगुलर मोड से कैसे बढ़ा सकते हैं? दिन भर आप सर्विस कीजिएगा और फिर क्लास कब जा कर के कर लीजिएगा। इस परिस्थिति में आप सुने होइएगा या आप लोग देखे होइएगा, बहुत से इवनिंग कॉलेज होते हैं जो शाम से चलते हैं, रात्रि में। तो उससे अगर आप किए हैं तो आपकी डिग्री काम आ जाएगी। या ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ बहुत थी, उससे किए हैं तो हो जाएगा। अगर रेगुलर मोड से आपने कर लिया है और बिना परमिशन लिए हुए कर लिया है तो फिर आप समझ लीजिए, सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। इशारा काफ़ी है आपको। वो परमिट नहीं मिलेगा आपको कि आप इधर स्कूल भी कर रहे हैं और उधर क्लास कर कर के BA MA भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन मेरे पास आया था। कुछ लोगों ने पहले मैट्रिक पर बहाल हुआ, 3 वाले लोग मैट्रिक पर बहाल हुए, वे लोग RT एक्ट 9 में और क्रियान्वयन हुआ 1/4/2010 से अनिवार्य शिक्षा नीति, उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन शिक्षक का उस समय कर दिया गया, 2009 में इंटरमीडिएट कर दिया गया। तो भाई उसके बाद बहुत से लोगों ने इंटरमीडिएट किया है। तो अब सवाल ये उठता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद उन लोगों ने ट्रेनिंग किया है। तो अब यहाँ पेचीदा सवाल उनके सामने ये है कि मेरा प्रमोशन का डेट कब से जोड़ा जाएगा? जब मैंने ज्वाइन किया मैट्रिक स्तर पर उस दिन से, इंटर जब किया उस दिन से जोड़ा जाएगा, या फिर ट्रेनिंग डेट? तीनों में से 2 किसको चुन करके तुलना किया जाएगा बाद वाली। अब ये तो हो गया। दूसरा केस ये हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया था, ज्वाइन कर लिया, बाद में इंटर किया, उसके बाद ट्रेनिंग किया,
तो जाहिर सी बात है कि आपका ट्रेनिंग के डेट से 12 साल जोड़ा जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टे केस में कुछ लोगों ने मैट्रिक के बाद ट्रेनिंग कर लिया था, उसके बाद ज्वाइन किया, उस केस में क्या किया जाएगा? मैट्रिक और ट्रेंड होने के बाद वे ज्वाइन कर लिए, उसके बाद इंटरमीडिएट किए 2009 के आसपास में, तो उनका क्या देखा जाएगा? उनको ज्वाइनिंग डेट देखा जाएगा या जिस दिन इंटरमीडिएट किए वे देखा जाएगा? इस केस में उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाएगा, जिस दिन वे ज्वाइन किए। चूँकि वे मैट्रिक थे, उस समय के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनके पास था और 10th थे और ज्वाइन किए उसके बाद, तो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 12 साल देखा जाएगा। अब कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं लिए होंगे इंटर का विभाग से तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। ए भैया, काहे दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत काहे हो जाएगा? वे इंटर तो करने नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती कराया गया उनसे। कौन कराया? तो विभागीय आदेश आया। तो क्या वे विभागीय ऑर्डर नहीं होगा? विभागीय का मतलब लोकल स्तर पर जो ऑफिस है उससे ऑर्डर लेना ज़रूरी है? नहीं, विभागीय आदेश जो है वे सर्वविदित है। अब बताइए कि NIOS से लोग किए तो वो तो कोई इंडिविजुअल परमिशन नहीं लेना पड़ा, वे तो विभागीय परमिशन था, सबके लिए परमिशन था कि आपको ट्रेनिंग कर लेना है, आपको इंटर कर लेना है, तो वह विभागीय जो लेटर निकला हुआ था वही आपका परमिशन लेटर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से जिसको कुछ छूटा होगा, जिनको वे पुनः बोलेंगे तो मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन अब इससे ज़्यादा हमको लगता है कि कोई चर्चा का जगह नहीं रह गया। दूसरी तरफ देखिए, एक परसों से एक पेपर का कटिंग पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। और इसके बाद देखिए, साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सोमवार 7 अक्टूबर तय किया है। इस बीच कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नानी टांगिया की एकल पीठ ने किशोरी दास की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बताया कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर निर्देश दिया कि राज्य के किसी भी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोई भी नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में प्रभार में है तो वे अविलंब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्त शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर प्रभार दे दें। देखिए, ये पेपर का कटिंग है और इतना वायरल हो रहा है, इसी आधार पर बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हम सीनियर तो हम सीनियर, बहुत धूम मचा हुआ है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट लोग पढ़ रहे हैं कि जिस विद्यालय में भी नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के प्रभार में है वे अविलंब लोक सेवा आयोग को, अरे भैया ये आदेश सरकार कोर्ट नहीं दिया है, पहले वाला पढ़िए। ये तो कह रहा है कि निर्देशक के लेटर में क्या चीज़ था उसका जिक्र किया है, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि नहीं, नियोजित प्रभार में है वे सही है। विभाग को पुनः आदेश दिया है। इसका ऑर्डर जब हमारे पास आया तो मैंने पढ़ा, 25/8/2025 को ऑर्डर आया है। ये अजीत कुमार जज महोदय हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि नहीं। और फिर जिनका केस था मुजफ्फरपुर के पारू से, उनसे हमारी बात हुई और वे जब अपनी स्थिति बताए और एक साथी जब आपका ऑर्डर मेरे पास जब आया, जब पढ़े तब माजरा समझ में आया कि नहीं, जब वे नियोजित शिक्षक वहाँ प्रभार में हैं, उनका 3 बरस और सर्विस बच गया है और वहाँ BPSC वाले ये दावेदारी करने लगे इस लेटर पर। देख लीजिए, यही लेटर है आपको जो निर्देशक बिना सोचे समझे लेटर भेज दिए थे। ये देखिए, यही लेटर है, पत्रांक है इसका 22/26/4/9/2024 का ये लेटर है। प्रेषक बैजनाथ यादव, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, भेजे हुए थे। और इसी लेटर के आधार पर वे जो है सो
वहाँ के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका नाम मैं दिमाग पर से उतर रहा हूँ, जो प्रभार में है वे कोर्ट चले गए और इस लेटर पर, ये बैजनाथ प्रसाद यादव के लेटर को स्टे रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने और कहा कि नहीं, विभाग को बोला कि ये आपका निर्णय, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और उचित मार्गदर्शन दें, यानी कि आपने जो मार्गदर्शन दिया है वे अनुचित है, कहीं से भी आपका मार्गदर्शन उचित नहीं है, विभाग को दे दिया है और विभाग चुपचाप बैठा हुआ है। इसको बीपीएससी वाले या विशिष्ट वाले लोग जश्न नहीं मनाएं कि नियोजित जूनियर हो गया। बहुत से हवा उड़ने लगता है। एक और पत्र मुझे बेतिया से मिला, जो बेतिया से देखिए वास्तव में वो पत्र है क्या चीज़। शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण का ये लेटर है कि के बड़िए जो हैं वे प्रधान शिक्षक हैं, इसलिए जो भी वहाँ चार्ज में है अविलंब प्रधान शिक्षक को चार्ज दे दिया जाए। और ये कॉलम 2 में जो देख रहे हैं 1, 2, 3 जो दे रहे हैं, ये 3 जो है ये आपको भरमाने के लिए दिया गया है। ये शिक्षक का प्रकार दिया गया है, न कि सीनियरिटी लिस्ट बनाया गया है। वे कॉलम में जो शिक्षक का प्रकार जो दिया गया है वे शिक्षक का प्रकार दिया गया है, न कि वरीयता क्रम दिया गया है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। और वास्तव में ऐसा लेटर तो 10 महीना से निकल रहा है, चंपारण से, उसी चंपारण से निकला हुआ था। कहियो यहाँ से बीओ, कहियो वहाँ से बीओ, कहियो वहाँ से बीओ, कहियो वहाँ से बीओ। उस समय आपको जानकारी होगा, हालांकि किसी के पास हो तो थोड़ा सा उस लेटर को मेरे पास भेज दीजिएगा, मेरे पर्सनल पर, जिसमें शिक्षा विभाग से निकला हुआ था। उस समय हम उम्मीद करते हैं कि मार्च या अप्रैल की बात है कि वरीयता के लिए यथा स्थिति बरकरार रखा जाए, यानी जो जैसे है वहीं बरकरार रखा जाए। विभाग से यही लेटर है, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर धमाल मचा हुआ है। यहाँ के लोग पदाधिकारी लोग जब पानी शांत होता है तो एक कंकड़ मार देते हैं कि लोग अपने में थोड़ा सा हड़कंप मचाना शुरू कर दे। 2 पॉइंट पर और चर्चा कर देना चाहता हूँ। कल अनायास रात में एसीएस महोदय पद त्याग दिए और दूसरे एसीएस आए, जो जहाँ था खुशी मनाने लगा। आप सुने होइएगा एक कहावत, बेटहा के घर बेटहा के गीत, बेटिया के घर बेटिया के गीत। नियोजित शिक्षक समझने लगे कि बस ये जो एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय थे ये हम लोग का प्रमोशन रोक के रखे हुए थे, इसलिए सरकार गुस्सा में इनको हटा दी। और नया जो आ रहे हैं वे झोड़ा में भर करके प्रमोशन लेकर के आ रहे हैं, तुरंत इलेक्शन के पहले ही दे देंगे। एक तरफ ये बधाई बज रहा है, दूसरी तरफ विशिष्ट बंधु लोग समझ रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग को गर्त में ला दिए और सरकार इनको गुस्सा करके हटा दी। अब बस हम लोग को निरंतरता और पे प्रोटेक्शन तुरंत मिलने जा रहा है। नए एसीएस आ रहे हैं तो उधरे से बैग में लेकर के आ रहे हैं। विशिष्ट तो ये समझ रहे हैं, विद्यालय अध्यापक भी ये समझ रहे हैं, लेकिन असली माजरा क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये खेल क्यों किया गया। अरे भैया इलेक्शन का समय है और पटना में जो गर्दनी बाग में एक कांड हो गया वो धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है और राजनीतिक विद्रोह की आवाज़ न उठे, इसलिए सबका ध्यान घुमाने के लिए, आपको तो पता है एक मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए सरकार दूसरे मुद्दा में उलझा देती है। तो ये सब इसी प्लेटफॉर्म पर संभवतः ये निर्णय लिया गया है। इंटरनल मैटर यही हो सकता है। आप लोग अपना अपना डफली अपने अपने नहीं बजाइए। दूसरी तरफ एक चीज़ पर और ध्यान मेरा गया कि मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ, सरकार पर आपके कहने का असर नहीं पड़ता है, आपके भूख हड़ताल का असर नहीं पड़ता है, आपके हड़ताल का असर नहीं पड़ता है। बस सरकार अगर डरती है तो आपसे नहीं डरती है, सरकार डरती है तो आपके बातों का प्रभाव पब्लिक पर कितना पड़ रहा है, सरकार इससे डरती है। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। और देखिए बीच में लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल से ये बंद था, लेकिन पुनः शुरू हो गया है। इधर देखिए कि सोशल मीडिया पर एक बार पुनः माइक लेकर के पत्रकार महोदय लोग स्कूल में बउआ रहे हैं, जबकि 1 साल से बंद था, आदेश भी था। अपने से बउआ रहे हैं, अनायास बउआ रहे हैं। जी नहीं, जब लगा कि आप लोग हड़ताल और भूख हड़ताल कर रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं तो
आपके एक्टिविटी को ध्यान भटकाने के लिए या पब्लिक के नज़र में आपके असलियत को दिखाने के लिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के ये इशारे पर हो रहा है कि आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए कि माइक लेकर के हर जगह से रोज़ 2-4 गो फिर आ रहा है, ले जा करके लोग माइक घुसा दे रहा है मुंह में। देखो ये आप भी, तो ये सिर्फ आपके मांग को या आपके उचित मांग को कहीं जोर नहीं आप पकड़ लें। चुनाव का समय है, सरकार की किरकिरी नहीं हो, आप पब्लिक के नज़र में हीरो नहीं बने, इसी के लिए ये सब एक्टिविटी अपनाया जा रहा है। इस पर भी एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। हालांकि मैं बोलता हूँ हमेशा ही 100% सही बात बोलता हूँ, एक भी इधर उधर का बात नहीं करता हूँ। इसके बाद भी कुछ विशिष्ट बंधु हैं, विशिष्ट ही हो सकते हैं, नियोजित तो हो नहीं सकते हैं, मेरी बातों से बिदक जाते हैं, वे सच्चाई पर नहीं जाते हैं कि आखिर ये आदमी कह क्या रहा है, तुरंत बिदक जाते हैं, निगेटिव कमेंट करने लगते हैं। अरे भैया निगेटिव कमेंट काहे कर रहे हो? जिस चीज़ में आप डायरेक्ट लगे हुए हो उसी काम में मैं इनडायरेक्ट लगा हुआ हूँ। एक बंधु ने मेरे पिछले वीडियो पर चर्चा किया था कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ लोग, अगर भूख हड़ताल कर रहे हैं तो कुछ लोगों को उन्होंने जुटाया है। आपको तो बुद्धता है नहीं कि 200 आदमी को पटना में जुटा दें। नहीं भैया, हमको तो गांव में 5 आदमी को जोड़ना हो तो 2 आदमी भी नहीं मिलेगा। आप 10 आदमी की बात पटना में कर रहे हैं, पटना में कौन पहचानता है हमको? इसलिए कि हमको झूठ साच और अवांट बवांट नहीं बोलना है, झूठ साच में उलझा करके नहीं किसी को बुलाना है। बात जो बोलते हैं बड़ा फैक्ट बोलते हैं। इसलिए जो हो रहा है अच्छी बात है। अगर आपको सेवा निरंतरता मिल जाए, पे प्रोटेक्शन मिल जाए, अगर आपका कुछ लाभ हो, नेताजी की नहीं, नेताजी को टिकट मिल जाए, नेताजी विधायक बन जाए, एमएलसी बन जाए, उस पर नहीं, अगर आपका सेवा निरंतरता मिल जाए उनके प्रयास से, आपको अगर पे प्रोटेक्शन मिल जाए तो मिठाई मेरे तरफ से। लेकिन भैया ये सोचिए कि जिस काम में वे डायरेक्ट लगे हुए हैं, हम लोग इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। अगर आपकी बात को निगेटिव वे में, सरकार के बात को निगेटिव वे में हम लोग ले रहे हैं तो आपके पक्ष में हम लोग सरकार पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये हम लोग को डेमोरलाइज कर रहे हैं। ये आपकी सोच गलत है, अपनी सोच को बदलिए। और इसी कारण से हड़बड़ा करके आप लोग जा कर के विशिष्ट बन गए। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।